सुबह का सूरज हमें हर दिन ये याद दिलाता है कि हर अंधेरी रात के बाद सवेरा अवश्य आता है। हम अंधकार यानी अंधेरे से उठ सकते हैं और अपनी प्रतिभा से संसार को रोशन कर सकते हैं। सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं किरण भादु। व्यक्ति की सफलता दो बातों पर निर्भर करती है कि कठिन अर्थात विपरीत परिस्थितियों में वो किस तरह धैर्य रखता है और अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, और तब जब उसके पास सब कुछ हो तो उसका व्यवहार कैसा रहता है। कठिन समय अधिक देर तक नहीं रुकता, लेकिन कठिन अर्थात मजबूत व्यक्ति अधिक समय तक रहता है। इसलिए समय के अनुसार स्वयं को ढालना और अपनी शक्ति को समझना ही जीवन में प्रगति की ओर हमें अग्रसर करता है। समय का सम्मान और मान दोनों ही आवश्यक है। समय की पहचान के लिए आइए देख लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, उत्तरायण, ज्येष्ठ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, शुक्रवार, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। हमारा जीवन कई वस्तुओं से मिलकर बनता है, कई तरह के संबंधों से मिलकर बनता है। कहते हैं यदि जीवन में मित्र, पुस्तक, मार्ग और सोच सही हो तो जीवन बेहतरीन हो जाता है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना न सिर्फ हमें विपरीत परिस्थितियों में मजबूत बनाता है, बल्कि सही मार्गदर्शन भी करता है। अपनी सोच और विचारों को निरंतर सकारात्मक बनाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, और किस तरह से जीवन को इनके माध्यम से सकारात्मक बनाया जा सकता है, इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने सोच और विचारों में बदलाव करें। आइए देखते हैं आज का सकारात्मक विचार और उसे अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करते हैं। मित्र स्वजन बंधु नरो जानाति सारता। अपने मित्र, परिवारजन, अन्य परिचित अपनी बुद्धि व धैर्य के बल को व्यक्ति कठिन समय इस नाम की कसौटी पर जान सकता है। A man learns about the substance of friends, own people, relatives, intelligence, and courage of one's self upon the touchstone called difficulty. अंतरिक्ष और अंतरिक्ष विज्ञान अर्थात खगोल विज्ञान न सिर्फ साधारण मानव के लिए बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहा है। आज भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में समझ लेते हैं इसके गौरव स्वरूप उन्नत खगोल विज्ञान और आधुनिक खगोल विज्ञान के समन्वय परक दृष्टि की आवश्यकता के विषय में हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र की इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। साधारण रूप से धरातल से ऊपर और ऊपर खुला आसमान या जो कुछ भी मुक्त स्थान विशेष होता है उसे हम अंतरिक्ष इस नाम से जानते और पहचानते रहे हैं। यहाँ ही पृथ्वी के अतिरिक्त भी ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों व उपग्रहों की अवस्थिति होती है, यह भी सर्वविदित ही है।
इन्हीं ग्रहों, उपग्रहों या सूर्य, चंद्र आदि ताराओं, नक्षत्र समूहों की अंतरिक्षगत अवस्थिति ने निस्संदेह न केवल प्राचीन काल के संस्कृत वाङ्मयस्थ ज्ञान व विज्ञान के संसार को ही, बल्कि उन्नत, विकसित और अत्यंत समृद्ध से प्रतीत हो रहे आधुनिक विज्ञान जगत को भी चमत्कृत, आह्लादित और रहस्यपरकता के साथ आकर्षित करने का काम किया है। पर जब कई आधुनिक विज्ञान प्रेमियों के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या प्राचीन भारतीय वाङ्मय पंचतत्वों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण व विस्तृत अंतरिक्ष की रहस्यपरकता के संबंध में भी विचार विमर्श करते हैं, तब वेद वेदांगों से अन्वित भारतीय ज्ञान परंपरा के अद्भुत खगोलीय वैभव की महिमा से भला अब कौन अपरिचित होगा। भोज्यम यथा सर्वरसम विनाज्यम, राज्यम यथा राज विवर्जितम च, सभा न भाति व सुवक्त्रहीना, गोला न भिज्ञो गणकस्तथात्र। सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव मही गोले, सर्वत्रैव मही गोले, स्वस्थानम उपरि स्थितम, मन्यन्ते खेयतो गोलस, तस्य क्व ऊर्ध्वम व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। वस्तुतः खगोल विज्ञान के तत्वों व अन्य कई तथ्यों का निरूपण तथा वर्णन वेदांगों में प्रमुख स्थान रखने वाले गणना परक ज्योतिष शास्त्र में प्राचीन वैज्ञानिकों द्वारा रचित अनेक शास्त्रीय ग्रंथों में हमें प्राप्त होता है। प्राचीन काल से ही गणित और खगोल विज्ञान का यह मंजुल सन्निवेश निश्चित रूप से आधुनिक वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित, आकर्षित तथा समग्रता से अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाने के लिए प्रेरित करता रहा है। The very first book which I come across in Sanskrit, which talks about the domain which I am familiar with, is the Surya Siddhanta. Many of you would have known about this book. And this is the book specifically talks about the solar system, the sun, the planets, and how the planets move around the sun, the periodicity of this movement, the time scales which are involved, the size of this, the whole structure, even the size of the earth. Even to think that your earth is a sphere, it has a diameter, it has a circumference. I think all these thoughts that happened there that time, it didn't stay here. It traveled all the way through the Arabic travelers. It went to Europe, and thousands of years later, the knowledge came back to us in the form of discovery by the great scientists of the Western world. Though it was all found out here, it was written down in this language. निस्संदेह आधुनिक भारतीय वैज्ञानिक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ जुड़कर अंतरिक्ष में भारत की प्रतिष्ठा को और चार चांद लगा रहे हैं। इसके प्रत्यक्ष प्रमाणों में से एक भारत का तीसरा चंद्रयान अभियान है, जहां विक्रम और प्रज्ञान का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय तल पर सफल अवतरण न केवल भारतीय दृष्टि से बल्कि वैश्विक रूप में भी अत्यंत विशिष्ट सिद्ध हुआ। और भला यह कौन भूल सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्नत भारतीय ज्ञान परंपरा व उत्कृष्ट संस्कृति के प्रति कृतज्ञता को दर्शाने हेतु विक्रम, जहां अंततः चंद्रमा पर उतरा था, उस स्थान का नाम रखा था शिव शक्ति। सफल और अत्यंत प्रसिद्ध तृतीय चंद्रयान अभियान के अतिरिक्त हाल के ही प्रथम सौर अभियान आदित्य L1 और गगनयान द्वितीय मंगलयान व शुक्रयान सरीखे अंतरिक्षगत अन्य कई भावी अभियानों की श्रृंखलाओं द्वारा अवश्य ही यह सभी भारतीयों की इच्छा है कि आधुनिक विज्ञान के नजरिए से अंतरिक्ष के रहस्यों के तथ्य परत दर परत उद्घाटित हों और प्राचीन काल से संरक्षित ज्ञान की निधि युगानुरूप होकर और भी परिष्कृत स्वरूप में सिद्ध हों, ताकि भारतीय विज्ञान की महिमा संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो सके। नारायण दत्त मिश्र, DD न्यूज।
अंतरिक्ष या खगोल विज्ञान उन्नत भी है और रहस्यमयी भी। इसके विषय में जितना अधिक समझें उतनी ही उत्सुकता बढ़ती जाती है। ठीक उसी प्रकार हमारे स्वास्थ्य के साथ भी है। हमारे स्वास्थ्य में कई अंग अपना योगदान देते हैं, जिनके सही रूप से कार्य करने से स्वास्थ्य बेहतर बनता है। जिगर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। जिगर जिस तरह से कार्य करता है, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि जिगर में कोई समस्या हो जाए तो कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं और स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है। फैटी लिवर डिजीज एक ऐसी अवस्था है जो धीरे धीरे बढ़ती है और व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यदि सही समय पर इसका प्रबंधन न किया जाए तो स्थिति बिगड़ने लगती है और जिगर कार्य करना बंद कर सकता है। क्या है ये अवस्था और कैसे किया जा सकता है फैटी लिवर डिजीज से बचाव, आइए समझते हैं। फैटी लिवर यानी जिगर में वसा का एकत्रित होना, ये एक ऐसी समस्या है जो काफी लोगों को प्रभावित करती है। जीवन शैली से संबंधित कई कारक इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। फैटी लिवर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिवर की कोशिकाओं में असामान्य रूप से अधिक मात्रा में वसा एकत्रित होने लगती है। फैटी लिवर सबसे आम तौर पर शराब के अत्यधिक सेवन के कारण होता है, जिसे एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज कहा जाता है। जबकि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज भी कुछ लोगों को प्रभावित करती है और इसके लिए हमारी जीवन शैली से संबंधित कई कारक जिम्मेदार होते हैं। फैटी लिवर की अवस्था अनियंत्रित जीवन शैली से संबंधित है। इसका मुख्य कारण है अधिक वसायुक्त आहार का सेवन करना, साथ ही शारीरिक क्रिया कम करना। व्यायाम न करने से जिगर में वसा की मात्रा एकत्रित होने लगती है और यह समस्या का कारण बनता है। आपने अल्ट्रासाउंड कराया और फैटी लिवर बताया गया। फैट इकट्ठा होना माने शरीर में चर्बी इकट्ठी हो रही है। चर्बी कैसे इकट्ठी हो सकती है? चर्बी इकट्ठी होती है कि जैसे हम खाना ज़्यादा खा रहे हैं, खाना जो कि हमें जितनी ज़रूरत नहीं है और हम उससे ज़्यादा खाएं तो ये जो खाना एक्स्ट्रा खाया जाता है वो लिवर में चर्बी के रूप में इकट्ठा हो जाता है। और अगर हम एक्सरसाइज करें तो ये हम फैट को कंज्यूम करते हैं और फैट कम हो जाता है शरीर में। ज़्यादा खाना और कम एक्सरसाइज करना लिवर में फैट के कारण बन सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे कारण होते हैं लिवर में फैट बनना, जैसे कि अल्कोहल का कंजम्पशन। कुछ दवाइयाँ भी हैं जो लिवर में फैट इकट्ठा कर सकती हैं। यकृत यानी जिगर भोजन और अपशिष्ट पदार्थों के प्रसंस्करण के लिए शरीर का मुख्य अंग है। ये हमारे पाचन में अहम भूमिका निभाता है। कुछ वसा होना सामान्य है, लेकिन फैटी लिवर की स्थिति जटिलता उत्पन्न कर सकती है। भारत में ये देखा गया है, हमारे जो स्टडीज़ हुई हैं यहाँ पे, उसके हिसाब से हर 10 में से 4 लोगों को वसा है, चाहे वो बड़े हैं या बच्चे हैं। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ये चीज़ मोर अगर हम अर्बन जगहों की बात करें, जो कि हम सिटीज़ में, वो ज़्यादा देखा जाता है कंपेयर टू रूरल जगहों से। जब तक कि लिवर ऑलमोस्ट 90% ख़राब नहीं हो जाता, हमारे को कोई लक्षण नहीं आता। तो अधिकतर जो सिम्टम आते हैं वो होते हैं शरीर में कमज़ोरी होना, थकावट रहना, काम करने का मन नहीं करना। और अगर इसके साथ में अगर आपको कोई डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, हार्ट की तकलीफ़ है, तो आपके लिवर में वसा की होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अमूमन लक्षण नहीं आते और लक्षण जो आते हैं वो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। और जो पीलिया और जो पेट में पानी या और कोई गंभीर बीमारियां जैसे बेहोशी होना, वो लिवर में वसा में ऑलमोस्ट एंड स्टेज में आती है। इस स्थिति में लिवर के वजन का 5 से 10% अधिक भाग वसा युक्त हो जाता है। फैटी लिवर रोग बन सकता है और आमतौर पर कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न कर सकता है। अल्ट्रासाउंड, जो कि एक बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है जो एक किया जाता है, उससे हम स्टेज कर सकते हैं कि क्या स्टेज ऑफ फैटी लिवर है। वो स्टेजेस होती हैं जैसे 1, 2, 3। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। वसा से हम बिल्कुल बच सकते हैं अगर हम शुरू से ही अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल करें। हम खाना पीने पे ध्यान रखें, ज़्यादा तेल वाली चीज़ें और ज़्यादा शुगरी चीज़ें अवॉइड करें,
जिसको हम कहते हैं कि कैलोरीज थोड़ी सी हमें अवॉइड करनी है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज हमें रूटीन में लेके आना, ये नहीं कि जब हमारे लिवर में वसा बन जाए तो हम एक्सरसाइज करना शुरू करें। कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट रोज एक एक्सरसाइज करनी चाहिए। बिल्कुल भी अल्कोहल आपको नहीं लेना चाहिए, धूम्रपान से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, और दूसरा होता है चूइंग टोबैको, वो भी बिल्कुल आपके लिए हानिकारक है। इसके अलावा जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एक तो तेल वाली चीज़ें हमें कम से कम खानी चाहिए, मीठी चीज़ें कम करनी चाहिए, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी हैं, घर का खाना बहुत अच्छा है, बाहर की जो प्रोसेस्ड फूड्स हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए। अपने शरीर के लिए और अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर रोज़ निकालिए, इससे आपका लिवर भी अच्छा रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। फैटी लिवर लंबे समय तक अनियंत्रित जीवन शैली रहने का परिणाम है। फैटी लिवर के लिए कोई सर्जिकल उपचार उपलब्ध नहीं है। प्रारंभिक अवस्था में इसकी पहचान होने पर यदि जीवन शैली में कुछ बदलाव किए जाएं, तो इस क्षति को रोका जा सकता है और जटिलताओं से बचाव किया जा सकता है। फैटी लिवर की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना सहयोगी और उपयोगी हो सकता है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और जिगर के स्वास्थ्य को उत्तम बनाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। जीवन में अपने अंदर अवगुणों को एकत्रित करना या धारण करना जीवन में समस्या उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार यदि अनियंत्रित जीवन शैली हम अपनाते हैं और वसा जिगर में एकत्रित होने लगती है तो ये कारण बनता है स्वास्थ्य समस्या का, यानी फैटी लिवर डिजीज का। एक गंभीर अवस्था सिद्ध हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाई जाए और विशेष तौर पर न सिर्फ व्यायाम के लिए समय निकालें बल्कि हेल्दी ईटिंग चॉइसेस यानी संतुलित आहार का सेवन करना आपकी सेहत के लिए उपयोगी होता है। यहाँ पर लेते हैं एक अल्प विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्द लौटते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम जो भी आहार खाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी सिद्ध होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा पाचन कैसा है। गर्मियों के मौसम में अपच और पाचन की गड़बड़ी की समस्या काफ़ी लोगों को परेशान करती है। आइए देखते हैं कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं जो आपके पाचन को बेहतर बनाने में उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। गर्मियाँ आती नहीं कि पेट खराब होना शुरू हो जाता है, अपच की समस्या हो जाती है, इंडाइजेशन हो जाता है, खाना पचता नहीं है और कभी कभी तो कुछ और खाने का मन भी नहीं करता। मन करता है कुछ ना कुछ पीते रहो, सॉलिड फूड लेने का मन नहीं करता, और अगर ले भी लें, बहुत स्पाइसी खाना खा लें, सॉलिड फूड ले लें तो बहुत लोगों को पचता भी नहीं है। ऐसे में क्या करें? क्या ऐसा करें कि हमारा डाइजेशन बेहतर हो, और विशेष रूप से गर्मियों में हम अपने डाइजेशन को कैसे बेहतर कर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपको ये आज बताऊंगी। लेकिन पहले हम समझेंगे क्या ऐसी प्रैक्टिसेस आप ले सकते हैं। पहले समझेंगे ऐसी प्रैक्टिस जो आपको खाली पेट लेनी है, फिर समझेंगे ऐसी प्रैक्टिस जो भोजन के उपरांत यानी खाने के बाद आपको लेनी है, और तीसरी चीज़ ये समझेंगे कि आपके आहार में, आपके डाइट में ऐसा क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं जिससे आप गर्मियों में भी अपने पाचन तंत्र को बेहतर बना सकें। सबसे पहले जानते हैं खाली पेट यानी सुबह उठते के साथ खाली पेट
फ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है? आपको करनी है अग्निसार क्रिया। यथा नाम तथा गुणा। अग्निसार, हमारी जठराग्नि हमारे डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जठर की अग्नि, जठराग्नि। तो जठराग्नि को प्रदीप्त करने का कार्य करती है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया का अगर आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। पेट की चर्बी को भी कम करता है, अनेक और लाभ है। बट क्योंकि यहाँ हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए, अगर आप प्रतिदिन खाली पेट अग्निसार क्रिया का अभ्यास करें तो आपका पाचन तंत्र सच में वज्र की तरह मजबूत हो जाएगा। कैसे करनी है अग्निसार क्रिया? अग्निसार क्रिया के लिए हम वज्रासन में बैठ जाते हैं। वज्रासन में बैठ करके भी इसे कर सकते हैं और आप इसे खड़े होकर के भी कर सकते हैं। जो लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं, ज़मीन पर नहीं बैठ सकते, वो इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं। आप वज्रासन में बैठिए, अपनी हथेलियों को अपने घुटनों पर टिका दीजिए, अपने एल्बोज को बिल्कुल सीधा कर लीजिए, हल्का सा आगे झुकेंगे। जब आप हल्का सा आगे झुकेंगे तो पेट का जो आपका एब्डोमिनल रीजन है पूरा का पूरा वो ढीला छूट जाएगा, क्योंकि वजन सारा का सारा आपकी हथेलियों के थ्रू, आपके हाथों बाजुओं के थ्रू आपके घुटनों पर आ जाएगा। इस स्थिति में आना, पूरे सांस को बाहर छोड़ दीजिए। ऐसा आवाज आना चाहिए जैसे टायर की किसी ने हवा निकाल दी। तो कैसे आवाज आएगी? जैसे सांस बाहर ही छूटा रहेगा। पेट को आप ऐसे इन एंड आउट मूवमेंट देंगे जैसे कोई कपड़ा झाड़ रहा हो, ऐसा मूवमेंट होना चाहिए। जितनी देर सांस बाहर रोक करके रख सकते हैं, यानी बाह्य कुंभक का अभ्यास कर सकते हैं, उतनी देर सांस पेट को इन एंड आउट मूवमेंट देना। जब लगे अब मैं और देर मूवमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, रुकिए, नासिका से सांस ले लीजिए। ये एक राउंड है। एक बार देखिए कैसे करना है। स्थिति में आए, ये एक राउंड किया। अब इसी ही को हम रिपीट करेंगे कितनी बार? 5 बार। ऐसा आप प्रतिदिन खाली पेट कीजिए। दूसरी चीज हमें जाननी थी, भोजन के बाद क्या करना है। भोजन के बाद आप कम से कम 30 सेकंड इस तरह से वज्रासन में बैठिए जैसे हम बैठे हैं, और हाथों से ले लीजिए वायु मुद्रा। पहली उंगली को अंगूठे के टिप रूट में छूना, अंगूठे को फोल्ड कर दीजिए, तीनों उंगलियां सीधी। इस तरह से 30 सेकंड जरूर बैठिए हर मील के बाद। और अंतिम चीज जो हमने कहा था, डाइट के बारे में बात करेंगे, तो गर्मियों में पानी खूब पीजिए, छाछ का सेवन कीजिए, दही प्रोबायोटिक उसका सेवन कीजिए, फ्रूट्स जरूर, विशेष रूप से वाटर फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन, जैसे कि मस्क मेलन, तरबूज, खरबूजा, इनका सेवन जरूर कीजिए। हमारा कार्यक्रम देखते रहिए, खुश रहिए, आनंदित रहिए। जीवन में छोटे छोटे बदलाव एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं, इसलिए सदा ही व्यक्ति को छात्र बने रहना चाहिए, यानी सीखते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन से त्रुटियों को दूर करना आवश्यक है और नई चीजें सीखना भी। संस्कृत का ज्ञान लेने के लिए आइए चलते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र के साथ संस्कृत पाठशाला में और सीखते हैं कुछ शब्दों का सही लेखन, शुद्ध उच्चारण। संस्कृत पाठशालायाम् अस्तु स्वागतम सर्वेषां। नारायण दत्त मिश्रः अहम, प्रणमामि सर्वान्। संस्कृत पाठशाला में आप इन दिनों जान ले रहे हैं कुछ वैसे शब्दों के शुद्ध उच्चारण एवं शुद्ध लेखन के बारे में जिन्हें हम अशुद्ध रूप में लिख और बोल जाया करते हैं। साधारण रूप से इसका कारण शब्दों की प्रकृति और प्रत्यय न जानना कहा जा सकता है। वैसे कभी कभी हम शीघ्रता या अनवधानता के कारण भी ऐसा कर जाते हैं। जैसे महत्व आदि कई शब्दों के बारे में पहले की कक्षाओं में आप जान ही चुके हैं, जहां हम शीघ्रतावश एक अर्धता का लेखन और उच्चारण नहीं करते। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बताएंगे जहां शब्द की मूल प्रकृति न जानने के कारण हम उस शब्द का अशुद्ध प्रयोग कर जाते हैं, विशेष रूप से उस शब्द के लेखन में, और वह शब्द है शत। शत अर्थात 100, पर हम में से कई लोगों के द्वारा, बल्कि कई नामचीन या प्रसिद्ध हस्तियों द्वारा भी इस शब्द के लेखन में शत के स्थान पर शत के रूप में अशुद्धि कर दी जाती है। जैसे लिखना हो शत शत नमन,
100% सत्य, तो हम कई बार कई लोगों द्वारा व कई महत्वपूर्ण स्थानों पर भी 100% नमन, 100% सत्य ऐसा लिखा या व्यवहृत पाते हैं। तो शत इस शब्द से बने वाक्यों के अभ्यास से हम इस अशुद्धि को स्वयं से दूर रख सकेंगे। इस उद्देश्य के साथ प्रस्तुत हैं कुछ वाक्य। आज का हमारा पहला वाक्य है महापुरुषेभ्यः शत शत नमनम, अर्थात महापुरुषों के लिए शत शत नमन। शत शत नमन अर्थात 100 बार नमस्कार। देखिए, संस्कृत में परिपाटी रही है जब शत अर्थात 100 और सहस्र अर्थात 1000 को अनगिनत संख्या या बहुत अधिक का पर्याय समझकर प्रयोग किया जाता है। इसलिए हम शतशः नमः, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः जैसे प्रयोगों को संस्कृत वाङ्मय में और संस्कृत विज्ञों के बीच भी व्यवहार में प्रयुक्त पाते हैं। तो आप भी कुछ इस तरह संस्कृत वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। देवाय तस्मै शतशः नमः, इसका अर्थ है उस देव के लिए 100 नमस्कार। शतशः किं वा सहस्रकृत्वः अहम एतस्मिन् विषये उक्तवान, अर्थात मैंने 100 बार बल्कि हजारों बार इस विषय में कहा। प्रतिशतम शतम सत्यम उक्तवान भवान, अर्थात 100% आपने सच कहा। कहने का अर्थ यह कि हम शत या शत अथवा 100% आदि शब्दों को लिखते समय अर्ध तकार का न प्रयोग करें, तभी हम संस्कृत के इस शब्द की शुद्धि को समझकर स्वयं संस्कृत के शुद्ध प्रयोक्ता बन सकेंगे। कहने का भावार्थ यह कि शुद्ध प्रयोगों के अर्थात शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के साथ ही हम वैज्ञानिकता और तार्किकता से परिपूर्ण संस्कृत भाषा को अधिक आत्मसात कर सकेंगे और इसी के साथ ही संस्कृत के शब्दों का दूसरी भाषाओं में प्रत्यक्ष प्रयोग होने की दशा में भी स्वयं को सुसंस्कृत रूप में सिद्ध कर सकेंगे। अस्तु, तो आज आपने शत इस विशेष शब्द के शुद्ध स्वरूप और उसके लेखन और उच्चारण के बारे में जाना। विशेष रूप से कुछ वाक्यों के प्रयोगों द्वारा भी आपने आज के शब्द का शुद्ध लेखन और उच्चारण आत्मसात कर लिया है। इसी विश्वास के साथ आज की संस्कृत की पाठशाला में एतावदेव। अग्रिम कक्षार्थं प्रतीक्षा विधेया भवद्भिः सर्वैः इति विज्ञापयन् नौम्यहं सर्वान्। ज्ञान हमारी बुद्धि को सशक्त करता है, अर्थात हमें बुद्धिमान बनाता है, वहीं संबंध हमें भावनात्मक रूप से मजबूत करते हैं। इसलिए ज्ञान को समझें अपने बुद्धि में और रिश्तों अर्थात संबंधों को निभाएं अपने हृदय से। मुस्कान का कोई मोल नहीं होता, संबंधों का कोई तोल नहीं होता। यूं तो मिल जाते हैं जीवन के मार्ग पर हर मोड़ पर इंसान कई, लेकिन हर कोई अनमोल नहीं होता। आपके जीवन में जो अनमोल है उसको संभाल कर रखिए, संबंधों को समय दीजिए, क्योंकि संबंधों से ही हमारा जीवन सही बनता है। और यदि कोई आपसे उम्मीद करता है तो उसे उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और आप पर विश्वास समझिए। अपने संबंधों के साथ मधुर समय बिताइए और अपने जीवन को उत्तम बनाइए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।